Hi guys, welcome back to my channel. Now today we are going to start with chapter 13 of class 8, that is sound. Name is sound. Sound के बारे में आप सभी को पता है कि sound क्या होती है, what is sound. But in this chapter, in this video, we will discuss about the sound. What is sound? What is the types of sound? Frequency किस पे depend करती है sound की? What is the properties of sound? साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं साउंड के. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ अ बेल. यू हर्ड बेल साउंड. जब भी ये नॉब है, जो बीच में जो मिडल में इसके नॉब लगा हुआ है बेल के, जब ये इसके सरफेस को हिट करता है देन इट प्रोड्यूस व्हाट साउंड. साउंड प्रोड्यूस करता है, तभी आप उस साउंड को सुन पाते हैं. सेम एज दिस इज़ अ गिटार. दिस इज़ अ गिटार. जब ये गिटार की स्ट्रिंग को हम टच करते हैं देन इट प्ले म्यूज़िक. ये साउंड प्रोड्यूस करता है. म्यूज़िक भी आपका एक तरीके से साउंड ही है. इट इज़ जो प्लीजेंट म्यूज़िक होता है वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, बहुत रिलैक्स फील कराता है. सेम है, दिस इज़ एन हॉर्न. ये आपका हॉर्न है, जबकि व्हीकल्स में लगा हुआ होता है. अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग टाइप का हॉर्न लगा हुआ होता है. हॉर्न की जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के आधार पे ही, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही यू कैन डिफ्रेंशिएट दैम द विच टाइप ऑफ व्हीकल ऑफ हॉर्न इज दिस, किस तरह का हॉर्न है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ पीपल, देयर इज अ मैन हु इज एंजॉइंग सिंगिंग. वो सिंगिंग को एंजॉय कर रहा है. तो कैसे सिंगिंग कर रहा है कि हम इवन जो हम बोलते हैं, जो हम आपस में बातें करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल्सो साउंड. हम भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इसी वजह से ही तभी तो हम सुन पाते हैं ना, तभी तो हम एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, क्योंकि हम वॉइस प्रोड्यूस कर, हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज़ पार्ट 1. अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए वीडियो को. नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम. आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज introduction of sound, different types of sound, sound as a wave, wave types and parameter. Next is human ears, conditions necessary for producing sound, sound produced by humans and animals, sound wave propagation through states of matter. Next is audible, inaudible sound, noise, music and instrument, and noise pollution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना पार्ट 1. अच्छे से देखिए वीडियो को. आपको अच्छा लगे चैनल, अच्छी लगे वीडियो आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. To start with sound now. So what is sound? Sound is a form of energy that produce sensation of hearing. तो साउंड एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसके कारण आप कुछ भी चीज सुन पाते हो. जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, दिस इज अ हॉर्न. आई थिंक यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज इट. दिस इज अ हॉर्न. जब आप हॉर्न को ब्लो करते हो तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है ना, और वो साउंड को आप सुन भी पाते हो. तो हमने देखा कि जो साउंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी चीज सुनने के लिए देयर हैज टू बी दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज दी साउंड. तो अभी हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरह की साउंड्स हैं जो कि हम नेचर के अंदर सुन पाते हैं. सो आई हैव फ्यू साउंड्स फॉर यू. लाइक वी हैव टिकिंग ऑफ क्लॉक. अब घर के अंदर घड़ी तो सबके ही होती है ना, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए वॉच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो चाहे वो वॉल क्लॉक हो. तो जो क्लॉक की जो सुइयां होती हैं, जो नीडल, ये पिन्स होती हैं, ये जब चलती हैं तो इनसे आवाज आती है. तो दैट इज द टिकिंग ऑफ क्लॉक. अगर आप घर के अंदर सब कुछ बंद कर दो, कोई भी घर के अंदर किसी भी तरीके की साउंड नहीं आ रही है, तो आप इजिली इस टिकिंग ऑफ क्लॉक को सुन सकते हो. सो दैट मीन्स क्लॉक ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड, और टिकिंग ऑफ क्लॉक की एक अलग सी ही साउंड है. ऐसे ही हमारे पास साउंड है हुमिंग ऑफ मॉस्किटोज. अब जैसे कि मॉस्किटो कोई आपके बिल्कुल नियर बाय हो तो आप एक अलग सी आवाज सुन सकते हो उसकी. तो ये जो मॉस्किटो की आवाज है, साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो एक अलग तरह की साउंड है. ऐसे ही
बार्किंग ऑफ डॉग्स, जो कि आप सब जानते हो कि बार्किंग ऑफ डॉग्स तो आपने सुना हुआ है ना, बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है ना, तो बट स्टिल इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साउंड। तो ये सारी साउंड्स, चाहे टिकिंग ऑफ क्लॉक है, चाहे ह्यूमिंग ऑफ मॉस्किटोज है, चाहे डॉग बार्किंग है, ऑल साउंड्स आर डिफरेंट। ये सारी की सारी है तो साउंड्स, बट दे आर डिफरेंट। ऐसे ही और भी बहुत सारी साउंड्स हैं, जैसे कि चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन। अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है या आप कहीं वॉक के लिए जाते हो, तो आपने देखा होगा बच्चे जो गार्डन के अंदर खेल रहे होते हैं, वो अलग ही तरह का एक शोर होता है, अलग ही तरह की साउंड होती है, राइट। Likewise, we have another sound, a music player sound. As you can see that this is a guitar. As you all know, this is a guitar. आपको पता है कि गिटार को जब अच्छे से प्ले किया जाता है तो एक अलग तरह की साउंड आती है ना, बहुत प्लेजेंट साउंड आती है। और अगर किसी को गिटार बजाना नहीं आता, वो सिर्फ ट्राई करते हैं, तो वो एक इरिटेटिंग साउंड होती है। तो मतलब यहाँ पे हम कोई प्लेजेंट या इरिटेटिंग साउंड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं आपको सिर्फ फैमिलियर कराना चाहती हूँ कि गिटार ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, एंड दैट साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम अ चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ गार्डन और हमिंग ऑफ मॉस्किटोज और डॉग बार्किंग। मतलब साउंड की बहुत वेराइटीज हैं, व्हाट यू गेट टू सी इज। ऐसे ही एक हॉर्न्स भी कितनी तरह के होते हैं, है ना। किसी से कोई बहुत हाई पिच वाली आवाज सुनती है आपको, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज पिच, तो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो अभी आप पिच से कंफ्यूज नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है अभी कि कार के हॉर्न्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, है ना। कोई बहुत लाउड हॉर्न होता है, कोई थोड़ा सा लो वॉल्यूम वाला हॉर्न होता है, तो मतलब हॉर्न्स भी होते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। और आपको पता लग चुका है कि जो साउंड्स है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरह की साउंड्स हम सुन पाते हैं। आई हैव लिस्टेड ओनली फ्यू, बट एज यू विल गो आउटसाइड योर होम और यू आर सिटिंग इनसाइड योर होम, आप जब भी कुछ सुनना चाहेंगे तो यू कैन मीन्स यू कैन एक्चुअली हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स। हर एक चीज की एक अलग अलग तरह की साउंड है, तो यू कैन हियर द वेराइटी ऑफ साउंड। अब जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, your classmates and all. So if you talk to them, suppose आपकी कोई friend है, उनकी आवाज अलग है, किसी और से बात करते हो उनकी आवाज अलग है, तो these all are variety of sounds. So we come to hear variety of sounds in nature, right? तो sound actually plays an important role, ठीक है। So now we are going to start with that. आप ये जान चुके हो कि what is sound, आपको पता लग चुका है कि sound is a फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है ना कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसके कारण आप कोई भी चीज सुन पाते हो, ठीक है। अगर हम टेक्निकली बात करें कि साउंड है क्या चीज, तो हमने देखा साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। साउंड क्या है? साउंड एक वेव है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि साउंड अगर एक वेव है तो वेव क्या है, व्हाट इज वेव, है ना। तो ये फिगर आप देख रहे हो ना, वेव्स कुछ इस तरीके से होती हैं। डोंट गेट पैनिक, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज वेव एक्चुअली इन डिटेल। तो अभी आप सिर्फ इस फिगर को देख के पहचानिए कि वेव्स किस तरीके से होती है। आप देख रहे हो ना, इसमें इस तरीके से मूव हो रही है, ये जो पैटर्न है मूवमेंट का, दिस इज अ वेव। ऐसे ऊपर भी आप देख पा रहे हो, ये आपके पास कोई हॉर्न कह लो यहाँ से निकल रहा है, कोई ईयर के अंदर साउंड जा रही है, और ये एक अलग तरह का पैटर्न है। सो साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। So what is a wave now? We are going to study that कि sound wave है, but wave क्या चीज है हमारे पास। See, wave क्या होता है, ये टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। सपोज आपने सबने रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब तो देखा होगा जहाँ पे भी पानी कलेक्ट होता है ना। जैसे सपोज आप ये मानिए कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, आप इसके अंदर एक स्टोन थ्रो करते हो, आप इसके अंदर सपोज स्टोन या बॉल कह लो, आप कुछ भी इसके अंदर थ्रो करते हो। तो जब आप थ्रो करते हो ये बॉल, तो यहाँ चली जाती है नीचे इसके, तो आप क्या देखते हो, रिपल्स से बनने लगते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से रिपल्स से बनने लगते हैं। अब ये बॉल तो आपने यहाँ फेंकी, लेकिन रिपल्स देखो आपको यहाँ इतनी दूर तक भी मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जब बॉल आप यहाँ फेंकते हो, ये यहाँ के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देती है।
डिस्टर्ब इन द सेंस उनको हिला देती है उनकी एक्चुअल पोजीशन से. सपोज यहाँ पार्टिकल कोई यहाँ पे था, आपने ये बॉल डाली, इस बॉल ने इसको हिट करा पार्टिकल को, तो पार्टिकल अपनी जगह से हिल गया. ठीक है, जब ये हिला तो इसने दूसरे पार्टिकल को हिला दिया, उसने दूसरे को हिला दिया, उसने दूसरे को हिला दिया. तो इस तरीके से ये आप कह सकते हो पार्टिकल्स एक दूसरे को हिलाते चले गए, और इसी कारण जो ये डिस्टर्बेंस है ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल होती चली गई. तभी आपको देखो बॉल यहाँ डाली लेकिन रिपल्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, बहुत दूर दूर भी मिल रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ वेव. आप समझ गए ना. आप ये चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आपके आसपास पानी तो कहीं भी इकट्ठा होता है. जस्ट ट्राई टू थ्रो अ स्टोन और बॉल इनटू इट एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल रिपल्स इन वाटर. और ये ब्यूटीफुल रिपल्स का कारण क्या है कि कुछ पार्टिकल्स जहां पे ये बॉल ने हिट करा वो डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया. ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती चली गई दूर दूर तक, और इसलिए ये रिपल्स आ गए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज अ वेव. So what is a wave? It is a periodic disturbance in a medium. Periodic का मतलब क्या है? कोई भी चीज periodic हम उसको कहते हैं whenever anything travels, आप कह सकते हो कि regular intervals of time पे repeatedly हो रही है. Periodic का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर regular interval of time पे हो रही है, anything which is occurring at regular interval of time, तो उसको आप periodic कहते हो. ऐसा नहीं है, देखो जैसे यहाँ पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो साथ ही इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया, साथ ही इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया. तो ये पीरियोडिकली हो रहा है ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये ऐसे डिस्टर्ब करे जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इज अ पीरियोडिक वर्ड. पीरियोडिक मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई भी इवेंट एक स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं पीरियोडिक. तो वेव भी एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है. किसके अंदर? मीडियम के अंदर. मीडियम क्या होता है? जहां पे भी कोई चीज प्रेजेंट हो, जैसे कि वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कोई भी मटेरियल आप कह सकते हो वो, या कोई भी सब्सटेंस हो वहां पे. ठीक है. तो चाहे वो सब्सटेंस विजिबल है चाहे वो सब्सटेंस विजिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम. पर जहां पे कुछ भी नहीं होता, सपोज एयर भी नहीं होती, तो वो मीडियम नहीं होता, वो क्या होता है? वैक्यूम. ठीक है. तो मीडियम और वैक्यूम में आप फर्क समझ गए ना. मीडियम मतलब जिसके अंदर कोई चीज प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे मीडियम क्या था? वाटर था. ऐसे ही अगर आप एक रूम के अंदर जाओगे तो वहां मीडियम क्या है? वहां एयर मीडियम है ना. ग्लास की बात करोगे तो ग्लास मीडियम है. तो मीडियम मतलब एनी सब्सटेंस. और वैक्यूम क्या है? जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है इवन, दैट इज अ वैक्यूम. तो वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होने वाली है. किसके अंदर? मीडियम के अंदर. और वहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे को जब हिट करते हैं तो व्हाट दे ट्रांसफर एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, और पार्टिकल्स वहां पे क्या ट्रांसफर करते हैं? दे ट्रांसफर एनर्जी. अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने बॉल से हिट करा, तो क्या ये पार्टिकल थोड़ी ना यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये सिर्फ हिला और इसने अपनी एनर्जी इसको दी, इसने अपनी एनर्जी इसको दी, और ऐसे ऐसे एनर्जी ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता चला गया. सो वी कैन से दैट वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रही है ना, तो इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. इन अ मीडियम की जरूरत है, और वहां पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ये जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे हिटिंग हो रही है, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. तो ऐसी चीज को हम वेव कहते हैं, जहां पे पार्टिकल्स की एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो और पार्टिकल्स हिल कर क्या कर रहे हैं? सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. सो दिस इज व्हाट इज अ वेव. तो जो साउंड है हमारे पास, साउंड एक वेव है. ये तो आप समझ गए ना कि साउंड क्या है? एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है मीडियम में, जहां पे पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं दूसरे को और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? एनर्जी. अब वेव्स भी, जैसे आपको ये तो पता लग गया कि साउंड क्या है, एक वेव है. ये तो क्लियर है ना आपके दिमाग में कि साउंड इज अ वेव. अब वेव्स भी हमारे पास दो तरीके से होती हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास मीडियम होता है. मीडियम मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया एयर, ग्लास, वाटर, ऐसे कुछ भी सब्सटेंस, वो सब मीडियम होते हैं. और जहां पे कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हो आप? वैक्यूम. एयर भी नहीं होती, इवन नॉट इवन एयर इज देयर. ठीक है. तो अब हम वेव्स को टाइप्स ऑफ वेव्स, मतलब वेव्स को हम क्लासिफाई करते हैं
दो टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज में से पास कर सकती है, मीडियम से या फिर वैक्यूम से। तो हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं, वन इज अ मैकेनिकल वेव, अदर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी दैट। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है विच नीड मीडियम टू ट्रैवल। मतलब ये वेव ट्रैवल तो होगी, मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करके ऐसे पास तो करेंगे एनर्जी, लेकिन ये वेव तभी हमें दिखेगी जबकि मीडियम होगा। सो मैकेनिकल वेव इज अ काइंड ऑफ वेव विच नीड मीडियम टू ट्रैवल। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एनी मीडियम कैन बी देयर, पर जरूरी है कि वहां पे किस चीज की प्रेजेंस हो, मीडियम की प्रेजेंस हो। सो मैकेनिकल वेव इज दैट विच नीड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अब इस बात से आपको क्लियर हो गया ना कि ये जो वेव है ये वैक्यूम में तो ट्रैवल कर नहीं पाएगी, क्योंकि इसको क्या रिक्वायर्ड है, मीडियम। अब मीडियम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैकेनिकल वेव इज अ काइंड ऑफ वेव विच नीड मीडियम टू ट्रैवल। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम है एयर। ठीक है, यहां से आप कह सकते हो कि भी वेव्स निकल रही हैं, वेव्स ट्रैवल हो रही हैं। ट्रैवल क्यों हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या प्रेजेंट है, एयर। तो मैकेनिकल वेव जो होती है इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये भी हम किस तरीके से ट्रैवल करते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ इस पे है कि वो मीडियम चाहिए उनको ट्रैवल होने के लिए, या वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो सकती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज एन मैकेनिकल वेव, उसके अंदर तो क्लियर है ना आपको कि दे नीड मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, मीडियम के बिना वो पास नहीं हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट विच कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम। वो तो मैकेनिकल भी कर सकती थी, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मैकेनिकल वेव की तरह मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, बट दे कैन ऑल्सो पास थ्रू वैक्यूम। तो यहां आया ना एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि जो मैकेनिकल वेव है इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू मीडियम, वो वैक्यूम से तो ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम से भी पास कर सकती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो उसमें से भी पास कर सकती है, और अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, नॉट इवन एयर इज देयर, मतलब वैक्यूम है वहां पे, वहां से भी ट्रैवल कर सकती है। सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें पता लग चुका है कि जो साउंड है दैट इज अ वेव। अब वेव क्या होती है वो आप जानते हो। अब वेव के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हमने मीडियम और वैक्यूम से रिलेट करके टाइप पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ठीक है, तो सोचिए आप अब कि भी कौन सी वेव आपको लगती है कि इट इज अ मैकेनिकल, मतलब मीडियम चाहिए, या वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। वो जो क्वेश्चन है हमारा कि साउंड हमारी कौन सी वेव है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक और टाइप्स ऑफ वेव्स हम देखते हैं जिसके अंदर पार्टिकल कैसे ऑस्किलेट करते हैं। ऑस्किलेट मतलब आपको मैंने बताया ना कि पार्टिकल जब पार्टिकल को हिट करते हैं तो मोशन तो होता ही है। ठीक है, अब वो मोशन किस तरीके का होता है, पार्टिकल किस तरह से मूव करता है, उस हिसाब से हमारे पास दो और तरह की वेव्स हैं, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल एंड अ ट्रांसफर वेव। ठीक है, तो देखते हैं पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में किस तरीके से मोशन में आते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव है जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, वाइब्रेट मतलब मूव। ठीक है, मूव करते हैं, लेकिन मूव करते हैं कैसे, टू एंड फ्रो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है आपके पास, तो अगर मैंने बोला कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्राइज करने वाला है, तो इसका मतलब इसके अंदर मूवमेंट कौन सी होगी, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है ये इसकी नॉर्मल रेस्ट वाली पोजीशन है। रेस्ट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। रेस्ट वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो का मतलब है कि ये अपनी रेस्ट वाली जगह से ऐसे टू, फिर वापस आकर एंड देन फ्रो। ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो तरह का मोशन करेगा। तो जब भी ये वेव ट्रैवल होगी तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो।
इस तरीके से आगे और पीछे। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जब इस तरीके से हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर अगर आपने स्टोन डाला, यहाँ से वो पार्टिकल हिल गया तो उसने ऐसे मूव कर इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये एक तरह से टू एंड फ्रो वाली मूवमेंट ही चल रही है इसके अंदर। तो टू एंड फ्रो वाली मूवमेंट, आगे और पीछे जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जाता है, दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो। अब आप सोच रहे होगे कि इस फिगर के अंदर तो पार्टिकल्स कहीं पे पास पास लग रहे हैं, कहीं पे दूर दूर लग रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस पार्ट। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट्स इन द सेंस कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की जैसे हम बात करते हैं तो एक वेव में दो ही तरह की आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टू मोशन होगा और एक फ्रो मोशन होगा। तो इसीलिए दो पार्ट्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हैं। वन इज कंप्रेशन एंड अदर इज रेयरफैक्शन। देखिए अब कैसे होता है, जैसे ये पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से मूव करता है ना। तो ऐसे ही ये दूसरा पार्टिकल जो होगा वो भी इस तरीके से मूव करेगा, है ना। तो इट actually comprise two regions in longitudinal wave. One is a compression, other is a rarefaction. ये किस तरीके से होता है, अगर हम एक longitudinal wave की बात करें तो उसके अंदर एक compression और एक rarefaction होता है। अब कंप्रेशन किसको कहते हो आप, कंप्रेशन एक वो रीजन है जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, दे आर क्वाइट कंपैक्ट, बहुत पास पास होते हैं। तो कंप्रेशन इज अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। पहले कंप्रेशन होता है हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में, देन इट इज फॉलोड बाय रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन है जिसमें पार्टिकल पहले कंप्रेस होते हैं, मतलब पास पास आते हैं, एंड देन दे मूव फार अपार्ट, फिर वो दूर दूर हो जाते हैं। तो रेयरफैक्शन इज अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब हम बात करेंगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन की बात करेंगे, तो इट कंसिस्ट, पहले क्या होगा उसमें कंप्रेशन, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, देन फॉलोड बाय रेयरफैक्शन, मतलब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। जब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं इसका मतलब एनर्जी इनको ट्रांसफर हुई है, ठीक है। जब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं इसका मतलब इन्होंने एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी है, नाउ दे आर फ्री। इनका जो काम था, जैसे कि वो स्टोन गिरा था तो उसने एक पार्टिकल को हिलाया, फिर उसने दूसरे को हिलाया, तो जब इसने इसको हिलाया तो उसके बाद तो इसका काम खत्म हो गया ना। ये इसमें एक बार मूवमेंट आई, इसने इसको हिला दिया, इसका काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो मतलब ऐसे ही आप कह सकते हो कि इसमें पहले क्या आया, कंप्रेशन, जब इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, देन इट फॉल्स इन द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पार्टिकल का काम है, जब उसको एनर्जी मिली तो कंप्रेशन फॉलोड बाय रेयरफैक्शन, फिर अगले पार्टिकल का कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, समझ गए ना आप। फर्स्ट रीजन इज ऑलवेज कंप्रेशन where the particles are closer, then followed by rarefaction where particles are far from each other. अब ये फिगर में आप समझ पा रहे हो ना कि ये जो आपको डार्क डार्क लाइंस दिख रही हैं, जैसे ये हो गई, इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स पास पास है, तो इसका मतलब ये सब इंडिकेट कर रहा है कंप्रेशन। लेकिन इसके बीच का ये जो हिस्सा है इसमें पार्टिकल्स दूर दूर है ना, तो दिस इंडिकेट्स एक्चुअली अ रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता चला जाता है, एंड दिस इज हाउ द लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली गो ऑन मूविंग। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते चला जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ ट्रांसफर वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल पे तो हमने देख लिया ना कि पार्टिकल मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है। अब मूवमेंट सिर्फ ऐसी ही नहीं होती है, हमारे पास एक और वेव है, दैट इज अ ट्रांसफर वेव। अब इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं, अभी आप वाइब्रेट को रिलेट मूव से भी कह सकते हो। कैसे मूव करते हैं, ये रेस्ट की पोजीशन है, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन। इसके अंदर क्या था, टू एंड फ्रो, और इसके अंदर क्या है, मीन पोजीशन से अप एंड डाउन। तो अगर पार्टिकल्स इस तरीके से मूव हो रहे हो, ठीक है, तो उस वाली वेव को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर वेव।
So transfer wave is that where the particles vibrate up and down. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कि पार्टिकल पास पास, यहाँ दूर दूर, जिसको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहते हो. तो जो ट्रांसफर वेव्स है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है? इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है. ठीक है, तो किस तरीके से होती है? जैसे आपकी ये हो गई लाइन मीन पोजीशन की. ठीक है, तो इसको वेव को हम पूरा कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, इसको भी पूरा कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो इस तरीके से. तो अब क्या होता है इसके अंदर, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये सारे रेस्ट पे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो अब इसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया अप एंड डाउन. तो क्या हुआ, एक अप मूवमेंट हुई, फिर एक डाउन मूवमेंट हुई. इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो. ठीक है, तो पहले अप मूवमेंट हुई और फिर डाउन मूवमेंट हुई. अब जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से, तो ट्रांसफर वेव्स के भी ऐसे ही दो पोर्शंस हैं, मतलब इसके भी दो रीजन्स हैं ऐसे. देखते हैं कौन से रीजन्स हैं वो. दैट इज अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ. जैसे कि आपके पास सपोज ये हम वेव बना लेते हैं, पार्टिकल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मोशन शो करते हैं ना. तो जो ट्रांसफर वेव है, जैसे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन था और एक रेयरफैक्शन था, ऐसे ही जो ट्रांसफर वेव है उसके अंदर एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है. क्रेस्ट क्या है? एन एलिवेशन, मतलब पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर की तरफ मूव हो गया, दैट इज एन एलिवेशन. तो जो एलिवेशन है दैट इज अ क्रेस्ट. और आपको पता है मूवमेंट डाउन भी होती है, तो ये जो डाउन मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ. तो इसका मतलब जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन था, तो एक ट्रांसफर वेव की बात कर रही हूं मैं, उसके अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है. तो दैट मीन्स वन लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन, और एक जो ट्रांसफर वेव है दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. समझ गए ना आप कि कंप्रेशन तो जब पार्टिकल पास पास आते हैं, रेयरफैक्शन जब दूर हो जाते हैं, है ना, जब उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी. ऐसे ट्रफ में पहले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ. तो सपोज अगर मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे दूं इस तरीके से, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इतने रीजन में कितनी ट्रांसफर वेव्स हैं, तो आप कैसे देखोगे? आप देखोगे एक क्रेस्ट एक ट्रफ, मतलब एक वेव हो गई. ठीक है, उसके बाद एक और क्रेस्ट एक और ट्रफ, मतलब दो वेव हो गई. तो आप फटाफट से आंसर दे दोगे, मैम दिस कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांसफर वेव्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो क्रेस्ट है और दो ट्रफ है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स ऑल्सो. ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी आप बता सकते हो. अगर मैं इसके साथ एक और बना दूं इस तरीके से, और मैं यहाँ पे एक और कंप्रेशन रेयरफैक्शन लिख दूं, तो आप बोलोगे मैम वन लॉन्गिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ वन कंप्रेशन वन रेयरफैक्शन, बिकॉज देयर आर टू कंप्रेशन एंड टू रेयरफैक्शंस. तो मतलब कितनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है? टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. ठीक है, तो आप काफी कुछ अब वेव्स के बारे में जान चुके हो. अब ये इतना जो हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी, वो इसलिए पढ़ी कि हमें ये पता लग चुका था कि साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव. तो मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि साउंड एक वेव है, लेकिन वो कौन सी तरह की वेव है. ठीक है, तो देखते हैं कि साउंड, अब जो हमने दो डिविजन्स पढ़ी है, पहली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, के डिपेंडिंग अपॉन कि वो मीडियम या वैक्यूम से पास करते हैं, और दूसरी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, डिपेंडिंग अपॉन कि पार्टिकल मूव कैसे करता है. तो साउंड कौन सी वेव है, हमारा क्वेश्चन ये है.